लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, और आ चुका है हमारा 90 डेज टारगेट बैच। पता है सभी को कि हमारा 90 डेज टारगेट बैच आ गया है, और इस 90 डेज टारगेट बैच में पूरा का पूरा 90 डेज टारगेट बैच में पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे केवल और केवल 90 दिनों में। ठीक है, तो आज हमारा 15 सितंबर, तो 15 सितंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक केवल 90 दिनों का आपका साथ चाहिए। और इस कोर्स का कोई भी पैसा नहीं देना है आपको, कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। यहाँ पर कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगी। तो सभी लोग आज से जुड़ जाना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए क्लासेस होंगी। ऐसा ना समझना कि केवल इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी, क्योंकि जो जितने इम्पोर्टेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उतने ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं। तो भैया आप लोग अपना जोर लगाइएगा। अगर सभी वीडियोस पर 150 प्लस लाइक्स होते गए तो भाई उस सेक्शन की क्लास चलती रहेगी। यानी अगर हिंदी मीडियम की क्लास है तो हिंदी मीडियम के बच्चे 150 प्लस लाइक कंप्लीट करेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो 150 प्लस लाइक, यानी सभी लोग अपने अपने सेक्शन में 150 लाइक कंप्लीट करते रहोगे, सभी का बैच रेगुलर चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि भाई अब इंटरेस्ट आपका नहीं है, वहीं पर ये बैच बंद कर दिया जाएगा। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं भाई। आज अपना चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हमारा, वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर ये कौन सी पब्लिकेशन की बुक है? तो भाई ये अर्जन पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अर्जन पब्लिकेशन की बुक है, और अर्जन पब्लिकेशन की बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, लेकिन 90 डेज टारगेट बैच में एक बार फिर से सारी चीज़ें बिल्कुल शुरू से शुरू होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि भाई ये वर्ण है क्या। ठीक है, तो हमको सबसे पहले वर्ण की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ण की परिभाषा क्या है। तो भाई वर्ण की परिभाषा में हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे वर्ण की परिभाषा में हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, वर्ण क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो देखो भाई वर्ण क्या होते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। ठीक है, वर्ण क्या हो गया हमारा? तो भाई यहाँ से हमारे लिए परिभाषा निकल के आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब ये कैसी बात हुई भाई? ठीक है, वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये भाषा के आधार होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? भाषा के आधार होते हैं, और जिनसे शब्दों की रचना होती है। ये बात समझ में आई? अच्छा, नहीं समझ में आया तो अभी बात को समझना। जैसे उदाहरण दिया गया कि किसान फल उगाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द हैं, एक है किसान, एक है फसल, और एक है उगाएगा। तो किसान का मतलब ये हो गया कि आपको की लिखना है तो आपको आधा का, फिर उसमें छोटी की मात्रा लगानी है। ठीक है, फिर आधा सा, फिर उसमें बड़ा की मात्रा लगानी है, और उसके बाद आधा ना, फिर उसमें छोटा आ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई किसान में कि यहाँ पर ये जो शब्द है 1 2 3 4 5 6, यानी किसान शब्द जो है वो 6 वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से? 6 वर्णों के। अब इससे ज़्यादा इनके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो। क्या आधा का कोई टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं कर सकते हो। छोटी ई के कोई टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आधा सा का कोई टुकड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यानी ऐसे वर्ण, ठीक है, ऐसे भाषा की वो सबसे छोटी इकाई
जिसके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्ण ही क्या है? किसी भी भाषा के आधार होते हैं और इन्हीं से शब्दों की रचना होती है। जैसे आपने देखा कि भाई किसान लिखने के लिए हमने इतने सारे वर्ण मिलाए, तब हमारा एक शब्द तैयार होता है किसान। बताओ भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो भाई आगे देखो। अगला आता है हमारा वर्णमाला। अब देखो वर्णमाला का भैया क्या मामला है। वर्णमाला जो है क्या होती है कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो किसी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कि जैसे हमारा हो गया छोटा बड़ा छोटी बड़ी, आपने वर्णमाला चार्ट देखा होगा, जूनियर में आपने पढ़ाई होगा। अगर नहीं देखे हो तो आपने अपने स्कूल के जूनियर क्लासेस में जाना, तो वहाँ पर आपको एक कैलेंडर टंगा हुआ मिलेगा, उस कैलेंडर को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णों का जो समूह होता है वो कहलाता है भाई वर्णमाला। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसे कहते हैं वर्णमाला। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं भाई। आगे दिया गया हमारा वर्णों के भेद। क्या दिया गया? वर्णों के भेद। अब देखो भाई वर्णों के भेद क्या होते हैं, कि मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे लाल वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं ये 2 प्रकार के, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर के बारे में पहले समझते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब जैसे अगर आप देखो तो अगर का लिखे हो, ठीक है, अगर आप का लिखे हो तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, एक आधा का और इसमें एक स्वर लगा है छोटा, तो ये तब बना हमारा का। बताओ ये बात समझ में आई? अभी मैं आपको बता रहा हूँ व्यंजन। तो व्यंजन लिखने के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वरों को ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी जिनके उच्चारण बिना रुकावट के निकलते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ उ ए ओ, है ना, ये सारे। तो ये हमारे, अगर पूछा जाए कि भाई ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये संख्या में जो स्वर होते हैं हमारे ये होते हैं 11। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे नहीं सर ये तो 13 होते हैं, आपने अंग और आस तो छोड़ ही दिया, है ना। अभी समझो, है ना, स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और 13 होते हैं। वो कब होते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी केवल इतना जान लो कि अगर एग्जाम में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या मेरे लाल कुल कितने हैं? 11। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर आ जाता है कि भाई स्वरों के भेद के बारे में भी बताओ, है ना। ये पूछ लेता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो भाई स्वर के जो होते हैं ना वो हमारे 3 भेद होते हैं। पहला, सबसे पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर। अब ये क्या, कौन सी वाला है भाई? ह्रस्व स्वर। इसके पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। मतलब जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जिनका उच्चारण, जिसको आप छोटा छोटी छोटा उ री बोलते हो, अ ई उ री, अ ई उ री, आप बोल के देख लेना। तो ये संख्या में 4 होते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं मेरे लाल? 4 होते हैं। क्लियर है बात इतनी? अब चलो जिंदगी में आगे बढ़ो और देखो अगला आता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, अब ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, वर्ण लिखा है ना, लेकिन आप स्वर बोलो तो ताकि याद रहे आपको। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता हो, थोड़ा अधिक मतलब आ के बाद आ ऐसे आता ना आ, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें जो बड़ा आ वाली मात्रा होती है वो सारे, तो इसमें बड़ा आ, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ, है ना, ये होते हैं और ये संख्या में 7 होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है ना, सॉरी, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, अभी तो आपके सामने लिखा है तो आप आसानी से समझ लोगे। जैसे आ गया हमारा बड़ा,
ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ठीक है। अब ये पूछे, अब यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर आपको एक और नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ री, ठीक है। या अगर इन 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना हो तो पहले तो ये बताओ, इन 4 ऑप्शन में अगर कहा जाए दीर्घ स्वर क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर चुके हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन और यहाँ पर बच्चे ए लगा के आते हैं आंसर, तो ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा छोटी ई जो होता है, ये क्या होते हैं हमारे छोटी ई होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। आगे देखो, आगे आता है हमारा प्लुस स्वर। तो प्लुस स्वर क्या होते हैं, देखो प्लुस स्वर के बारे में समझो। प्लुस स्वर क्या होते हैं, मतलब ऐसे जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, जिन वर्णों के यानी जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो, उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। अच्छा, इनकी पहचान बड़ी आसान होती है। इनका प्रयोग जो होता है ना, वो किसी को पुकारने के लिए, जैसे बुलाते हैं ना कि लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसको बहुत लंबा खींच देते हैं। जैसे हो गया हमारा ओम या फिर राम, ऐसे ना हे। अब देखो यहाँ पर जो ये एस वाला सिंबल आ रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसे लंबे तक आपको, काफ़ी दूर तक आपको खींचना है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। फिर आता है हमारा स्वरों की मात्राएं। अब देखो भाई, स्वरों की मात्राओं के बारे में समझो, ये क्या होते हैं। जब शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लो कि हमें कोई स्वर से ही है किसी शब्द की शुरुआत हो जाए, जैसे अगर अमर लिखना हो आपको, ठीक है, तो आप छोटा म र आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए इनका प्रयोग, स्वरों का प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में हो, तो आप इन्हें मूल रूप में नहीं लिख सकते हो। जैसे व्यंजन के साथ इनका प्रयोग मूल रूप में ना करके मात्रा के रूप में होता है ना। और मात्रा आपको पता ही होगी। देखो, प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी मात्राएं हैं। जैसे यहाँ पर हमको ये कुछ दिए गए हैं, कुछ स्वर हैं और कुछ उसमें मात्रा, मतलब छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था कि आधा का में जब आ जोड़ते हैं तो क हो जाता है, जैसे कल, तब। या बड़ा आ में, ठीक है, बड़ा आ की जो मात्रा होती है वो एक डंडी होती है किसी भी व्यंजन के आगे। तो जैसे का हमारे पास एक व्यंजन है, जब उसमें बड़ा आ जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, का बन जाता है। जैसे काल, काम, ठीक है ना। ऐसे ही छोटी, अब छोटी की मात्रा जो होती है वो इधर क्या। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्योंकि बहुत से बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं होता कि कहाँ पर किस शब्द पर छोटी की मात्रा लगानी है, किस पर बड़ी की मात्रा लगानी है, किस पर छोटा ऊ की मात्रा लगानी है, किस पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। तो ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी छोटी ई की मात्रा होगी। अब छोटी ई की मात्रा के लिए आप यहाँ पर देखो, का अदक का हमारा व्यंजन है, इस पर छोटी की मात्रा तो की हो गया। जैसे किधर, किनारा। ऐसे ही हमारा बड़ी ई होता है। अब बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो आगे की तरफ से, मतलब इधर से लगेगी। जैसे अदक का है और उसमें बड़ी की मात्रा लगाओगे तो देखो इधर की ओर से मात्रा लगी है तो हो जाता है हमारा की। तो यहाँ से हमारा कील या कीचड़ ये बन के आ जाता है। ऐसे ही आप देखोगे तो छोटा ऊ की मात्रा, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको छोटा ऊ की मात्रा का ज्ञान नहीं होता। छोटा ऊ की मात्रा इधर की ओर लगती है और बड़ी ऊ की मात्रा इससे लगती है। ये समझ में आया। री की मात्रा हमेशा नीचे की ओर लगती है, ए की मात्रा पर एक डंडी, ए की मात्रा पर हमेशा दो डंडी होती है। ये बात आ रही समझ में सभी को। तो इस तरह से हमारे ओ की मात्रा, देखो ओ और औ, देखो यहाँ पर ओ की एक डंडी लगी और औ पर दो डंडी लगी। लेकिन आप देखो तो इसमें अंग और आ नहीं दिया गया है, नहीं दिया ना। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल होती है 11। बताओ भाई, बात क्लियर हुई सभी को, ये याद हो गया। चलो अब बढ़ो जिंदगी में व्यंजन की तरफ। व्यंजन क्या है, देखो व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, ये व्यंजन जो होते हैं ये, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। यानी जैसे स्वरों का उच्चारण होता था स्वतंत्र रूप से, वैसे ही व्यंजन जो होते हैं ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। तो क्या होता है, तो भाई हमें इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने देखा कि आधा का और उसमें आ जोड़ते हैं तो का आता है, ठीक है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चाचा, जजा, इया, टटा, डराड़ा, तथा, दधना,
ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है कुल 33। बताओ बात समझ में आई इतनी? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर व्यंजन में व्यंजन के कुछ भेद होते हैं। अब आप सोचोगे कि व्यंजन के भी भेद होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, जैसे हमारे स्वर के भेद होते थे वैसे ही हमारे व्यंजन के भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वो है उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर सबसे पहला आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। यानी उच्चारण के आधार पर जो हवा है ना, वो हमारे मुख के विभिन्न भागों को छूते हुए बाहर निकलती है, तो उसके आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श कर बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बताओ बात समझ में आई? जैसे आप कोई भी बोलो, जैसे हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, मतलब ये कुल मिला के हमारे पास 25 हैं। ठीक है, का, चा, टा, ता और पा। अब यहाँ पर देखोगे तो कुल इनकी संख्या कितनी है? 25 है। यानी मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं। ये क, ख, ग, घ, ङ, च, च, ज, ज, ञ, ट, 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 ड, ढ़, त, त, द, ध, न, प, 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 म। तो यहाँ पर ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में भैया का, ख, ग, घ, ङ, चा वर्ग में च, च, ज, ज, ञ, टा वर्ग में ट, 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 ड, ढ़, ता वर्ग में त, थ, द, ध, न और पा वर्ग में प, प, ब, भ, म आता है। अच्छा, समझने वाली चीज़ क्या है? सबका उच्चारण स्थान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया का उच्चारण स्थान क्या है, या डा का उच्चारण स्थान क्या है, या द का उच्चारण स्थान क्या है, या माँ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भैया जो का वर्ग होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दांत, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। बताओ भाई इतनी बात सभी को समझ में आई? जैसे का वर्ग है तो आप इसमें बोलो तो सारी चीज़ें आपको गले से ही निकलती हुई दिखाई देंगी, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, सारी चीज़ें, है ना। तालु मतलब जिसमें जीभ हमारे ऊपर वाले मुख के ऊपरी हिस्से को, चा, छा, जा, झा, ञ, ऊपर वाले हिस्से को टच करे। वहीं मूर्धा टा, ठा, डा, ढा मतलब जीभ मुड़कर थोड़ी पीछे की ओर ऊपर वाले हिस्से पे लगे, उसे मूर्धन्य या मूर्धा कहा जाता है। और जिसमें जीभ हमारी दांत से टकराए, त, थ, द, ध, न, तो वो हमारे क्या होते हैं? ठीक है, वो हमारे दंतोष्ठ दांत वाले होते हैं। फिर पा, फा, बा, भा, मा, तो जिसमें हमारे होठ लड़ते हो, दोनों होठ मिलते हो बोलने में, वो ओष्ठ व्यंजन है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके जो प्रत्येक मतलब जो अंतिम वर्ण होता है उससे पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर का मतलब पांचवा अक्षर, यानी 5th लेटर। तो पांचवा अक्षर जो होता है वो यानी अंतिम जो होता है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बारे में समझो। अंतस्थ व्यंजन का भैया क्या मामला है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया कुछ होते हैं जो मुख की वायु बाहर निकलती है, ठीक है, उनके आधार पर। फिर इसमें एक आता अंत्यस्थ व्यंजन, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। मतलब जीभ जो है वो मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बताओ बात समझ में आई? और ये स्वर की तरह ही स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी संख्या जो होती है ये 4 होती है, और ये जो होते हैं ना ये स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर जीभ जो है पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। तो इस तरह के व्यंजन को कहा जाता है मेरे लाल अंतस्थ व्यंजन। बताओ क्लियर है बात? अच्छा, वाह जो है वाह बोलते समय देखो, वाह बोलते समय दांत और होठ दोनों टच हो रहे हैं। वाह देखो, वाह बोलते समय दांत और होठ दोनों टच होते हैं, इसलिए वाह को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाह को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। बताओ भाई बात समझ में आई? फिर अगला आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब देखो ऊष्म व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे नाम से लग रहा है आपको, ऊष्मा नाम से लग रहा है कि नहीं लग रहा?
ऊष्मा मतलब ऐसे शब्द जिनको बोलने में मुख से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती हो, थोड़ी रगड़ लग के निकलती हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं। कुल कितने होते हैं मेरे लाल? ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये संख्या में 4 होते हैं और वो होते हैं सा, श, शा और हा। शा, सा और हा। तो ये 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। याद रख लेना, इस पर ये एमसीक्यूज बनेंगे और इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे। मतलब जो आपकी बुक में दिए हैं वो तो दिए ही हैं, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे आता है, अब आ गया श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर, मतलब श्वास जैसे निकलती है। ठीक है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, मतलब मुख से हवा कम निकलती हो, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, उसका पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा, कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वही होगा अल्प प्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें तो का, ग, अंगा। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे? देख लो, का, ग, अंगा। और चा वर्ग में अगर हम देखें तो चा, जा और या, ये हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण। फिर आते हैं हमारे महाप्राण व्यंजन। तो भाई महाप्राण व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, मतलब जिसमें ज्यादा वायु की निकले, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है ना, तो जिसमें ज्यादा वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक जितने भी वर्ग हैं उनका दूसरा और चौथा व्यंजन, कौन कौन सा? दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा ये क्या कहलाता है? महाप्राण। अब जैसे का वर्ग में देख लो तो का वर्ग में ख और घा, और चा वर्ग में छ और झा। बताओ भाई, बात इतनी समझ में आ गई? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जिनको नहीं समझ में आई है वो वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना मेरे लाल, समझ में आएगी, हर एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस बात को दिमाग में रख लेना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन परस्पर मिले तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे चा और छ, आधा का पूरा का। सही है, तो यहाँ पर देख लो, या छा या त्र। तो अगर छा की बात करें, ठीक है, या फिर या की बात करें तो ज्ञा जो होता है ये क्या होता है हमारे? ये जा और इया से बनना होता है, जा और इया से, तभी तो बनता है हमारा ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है कौन कौन से भैया? छा, त्र, ज्ञा। ठीक है, तो यहाँ इसे गुच्छ व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी ये होता है गुच्छ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो संयुक्त व्यंजनों को गुच्छ व्यंजन कहते हैं। और इन्हें भैया क्या क्या हम लिख सकते हैं? संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग जो है छा, त्र, ज्ञा और स्रा, 4 ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हमारे वर्णमाला में ही दे दिया गए हैं, ठीक है कि नहीं? छा, त्र, ज्ञा, ये 3 तो उनको दिया ही दिया गया है। लेकिन ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। छा देखो तो का और शा से मिलकर बना हुआ है। त्रा देखो तो ता और रा से मिलकर बना है। और ज्ञा देखो तो जा और या से। वहीं पर श्रा देखोगे तो शा और रा से मिलकर बना हुआ है। तो यानी 2 व्यंजनों के मेल से बना है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। अब इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं भाई? इनसे बनने वाले शब्द हैं हमारे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्रा से त्रिशूल, शत्रु, स्वतंत्र। ज्ञा से ज्ञान, विज्ञान, विज्ञ। और श्रा से श्रमिक, परिश्रम और श्रेष्ठ। क्लियर है बात इतनी? फिर आता हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं भैया? एक ही व्यंजन, एक बार आधा एक बार पूरा प्रयोग हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न में देखो, एक बार आधा ना फिर पूरा ना, तो ये क्या है? ये द्वित्व व्यंजन है। आधा ना पूरा ना क्या है? उद्देश्य में एक बार आधा था एक बार पूरा था, तो इसमें 2 बार था आ रहा, तो ये द्वित्व व्यंजन है। ठीक है ना, द्वित्व व्यंजन। और उसके बाद सज्जन में आधा जा और पूरा जा, तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन। क्लियर है बात? संयुक्ताक्षर के रूप में, यहाँ पर 2 अलग अलग 2
अलग अलग अक्षर मिलकर एक अलग अक्षर बना लेते हैं। जैसे आधा दा और या मिलके द्या बना लेते हैं, या दा ता या पा मिलके। दो द्वित में दोनों सेम थे, लेकिन संयुक्ताक्षर में क्या है कि दोनों अलग अलग हैं। जैसे ता और पा तो उत्पन्न में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ता और पा ये संयुक्ताक्षर है, और आधा ना और पूरा ना ये द्वित्व है। जैसे सा और था, जैसे स्थान लिखते हो तो आधा सा और था, तो यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है। क्लियर है। फिर आता है हमारा आगत व्यंजन। अब इनके बारे में समझो। जैसे नाम से ही लग रहा है मेरे लाल कि आगत मतलब जो कहीं से आए हुए हैं, कहीं और से आए हुए हैं। जैसे हिंदी में उर्दू, फारसी या अरबी भाषाओं के शब्द प्रयोग होते हैं, है ना। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, आगत व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें शुद्ध उदाहरण के कुछ वर्णों के नीचे, ठीक है, नुक्ता लगा होता है। मतलब जैसे देखो जमींदार, जा के नीचे यहाँ बिंदी लगी हुई है। जरा में यहाँ जा के नीचे, फीचर यहाँ फा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। फिरोज में फा के नीचे, कजाकी के नीचे, ठीक है, जा के नीचे। तो जहाँ पर नुक्ता लगा हो बस समझ लेना कि वो क्या है, आगत व्यंजन है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और आता है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार जैसे नाम से ही लग रहा है कि भैया इसमें ना या माँ के स्वर रहित जैसा रूप होगा। जिसमें ना और माँ मतलब प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन इनका प्रयोग वर्तमान में पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है, और इनका चिन्ह होता है ये, ठीक है, इनका चिन्ह यह अनुस्वार। मतलब यहाँ पर क्या होती है, इनको बोलते समय मुख से आवाज़ बाहर आती है, नाक से बाहर आती कह सकते हो, या अंगा, अंगा, इया, अणा, ना और माँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये होता है निस्वार। जैसे गंगा देखो, चंचल में ऊपर बिंदी रख देते हैं, ठंडा में दाढ़ा लगाओ। मतलब जो पंचम वर्ण है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, उसी की जगह पर ये बिंदी का प्रयोग, अर्धचंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, इसमें नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु है, ऐसे चंद्र बिंदु रखते हैं, ठीक है। तो इसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज बाहर आती है। जैसे आँख, गांव, पाँव, चांद और आदि, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे अनुनासिक हैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, अनुनासिक क्लियर हुआ। चलो आगे देखो। अब आगे आता है हमारा कि जिन शब्दों में शिरोरेखा ऊपर की ओर होती है वहाँ अनुनासिक प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे मान लो कोई मात्रा पहले से ही लगी है, ठीक है, तो वहाँ पर आप चंद बिंदु का प्रयोग ना करके केवल एक बिंदु का प्रयोग कर दोगे। जैसे मैं, गोंद, होंगे, भोंपू, कोपले, ठीक है, ये सारे। फिर उसके बाद आता है हमारा रा के विभिन्न रूप। बहुत बढ़िया भाई। रा के लिए देखो, रा का प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे रा का स्वर रहित रूप जो होता है किसी व्यंजन के पूर्व आने पर, वो अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है। जैसे एक चीज देखो, ये लिखा है धर्म, तो ये माँ पर लगा है, तो इस रा का प्रयोग कहाँ होगा, आगे की ओर होगा। मतलब रा जो होगा वो आगे धर्म पढ़ा जाएगा, ना कि धर्म। पूरा रा तो पढ़ना नहीं है, आधा रा पढ़ना है हमें। तो ये जहाँ पर भी लगा होता है ना, उसके पहले, जैसे यहाँ पर देखो कर्तव्य, ठीक है, वर्षा या अर्पण, देखो पाक पर लगा है तो पा के पहले बोलोगे अर्पण, पता है, तो इसे कहा जाता है रेफ की मात्रा। सही है। ऐसे ही एक शब्द आता है हमारा आशीर्वाद, ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। तो यहाँ पर सा पर रा लगा है, तो यानी रा जो होगा वो आगे की ओर बोला जाएगा। क्लियर है। फिर रा का स्वर सहित, अब मान लो स्वर सहित हमें प्रयोग करना हो तो वहाँ पर, तो इसे हम बोलते हैं पदेन। क्या बोलते हैं, पदेन। मतलब ये पैरों में लगेगा किसी भी वर्ण के। जैसे अगर मान लो बाद में बोलना हो, जैसे प्रमोद, पा के बाद रा बोलना है तो प्रमोद बोलोगे। या फिर बोलोगे व्रत, वारत, व्रत, ठीक है, व्रत। और वज्र, भ्रम, क्रम, ग्रह आदि। तो रा का स्वर रहित रूप किसी व्यंजन के बाद आने पर वह उस व्यंजन के, मतलब व्यंजन के अगर बाद आता है तो वहाँ पर व्यंजन के निचले भाग में जुड़ जाएगा, और इसी को कहा जाता है पदेन। क्लियर है। आगे बढ़ो भाई। आगे आता है हमारा रा का स्वर युक्त रूप टा और ला वर्णों के साथ अलग रूप धारण करता है। मतलब टा पर अगर तुम्हें लगाना है तो टा पे कहाँ लगाओगे, टा और डा के साथ, ये नीचे की तरफ। मतलब जैसे अगर मान लो वहाँ पर टा लिखा है तो ऐसे लिखोगे, या डा लिखा है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका टा और डा के साथ इसका प्रयोग
नीचे की तरफ ऐसे होता है, द ट्रैक ड्रामा। ऐसे ही ता के साथ अगर रा मिलता है तो ये आपने पढ़ा ही कि ता के साथ त्रा हो जाता है, शा के साथ स्रा हो जाता है, जैसे त्रिकोण, मंत्र, श्रमिक, परिश्रम, ये सारे। क्लियर है बात इतनी। फिर आता है हमारा वर्तनी और उच्चारण। इसमें क्या है भैया, वर्तनी और उच्चारण में देखो, लिखने की रीत को वर्तनी कहा जाता है, बोलने को उच्चारण और लिखने को वर्तनी। वर्तनी का संबंध उच्चारण से होता है भाई, जैसे हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो उच्चारण वर्तनी से ही, वर्तनी का संबंध किससे, उच्चारण से। जो बोलोगे वही लिखोगे, ठीक है। उच्चारण अशुद्ध होने पर वर्तनी भी अशुद्ध हो जाएगी, मतलब अगर गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे। तो प्रायः लोग जिन शब्दों का उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, ठीक है, या लिखी जाती है जो भी, तो उच्चारण अशुद्ध होने पर वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। यानी जो लोग शब्दों के उच्चारण और वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों में अशुद्ध और शुद्ध रूप को हमें पहचानना होता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, जैसे आकाश, आकाश लिख दिए, जबकि आकाश होता है ना। आहार नहीं आहार होता है, साधु नहीं साधु होता है, ठीक है ना, साधु नहीं साधु होता है। त्योहार नहीं त्योहार होता है, दांत नहीं दांत होता है, पुत्री नहीं पुत्री होता है, श्रीमती नहीं श्रीमती, वधु नहीं वधु, गौरव नहीं गौरव, और प्राय नहीं प्राया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे ये लिख दिया गया आकांक्षा, ठीक है ना, तो इच्छा की जगह पर इच्छा का प्रयोग होना चाहिए। जोग, जा की जगह य होना चाहिए योग। पेड़, तो यहाँ पेड़ होना चाहिए ये वाला, या पेड़ हो गया ये। तो खाना नहीं खाना होना चाहिए, क्षण नहीं क्षण। जमुना का यमुना, मेढक का मेढक, ठीक है, मेढक का मेढक, और रसायन का रसायन। इस तरह से हमारे कुछ अशुद्ध शब्द आते हैं। बताओ भाई, बात समझ में आ गई सभी को। तो यहाँ पर इस तरह से, अब इसके जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो आप करके देखिएगा। इसके एक्सरसाइज को आप, जो भी इसके अभ्यास दिया गया है वो करके देखिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइएगा। इस एक्सरसाइज से जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन का भी 90 दिनों के बाद फिर से एक बार रिवीजन होगा। अभी 90 दिनों में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और संडे को जो भी टाइम मिलेगा या एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब तक तो आप लोगों ने 150 प्लस लाइक्स कर भी दिया होगा, नहीं किए होंगे तो चलो फिर शेयर करते रहना और कर देना। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो फिर बच्चा लोग, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।